हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेटेस्ट स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने वाले हैं और इसमें हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा, ताकि अगर दोबारा वही क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा और आप सही आंसर दे पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल सिंपल होगी, ताकि हर स्टूडेंट उसको समझ सके। और एक ख़ास बात मैंने इस वीडियो में रखी है कि आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ दूंगा, ताकि ताकि वो जो क्वेश्चन है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए और आप उसको कभी ना भूल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पे से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि इस चैनल पे हम आपको एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, जितनी भी एग्ज़ामिनेशन है टेट से रिलेटेड, उन सभी की तैयारी करवाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एमपी टेट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। खंड ई, पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? हमारे इंडिया के अंदर जो फ्लड है यानी कि बाढ़ है, उसकी चेतावनी कौन देता है? तो ऑप्शन ए में आपको दे रखा है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, और ऑप्शन सी जल संसाधन विभाग, या ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप खुद उसका आंसर देने का ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। और जब आपसे आंसर नहीं आ रहा है तो फिर मैं तो आंसर बताऊंगा ही। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। तो भारत में जो बाढ़ की चेतावनी है वो केंद्रीय जल आयोग भी देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी देता है, और जल संसाधन विभाग भी देता है। चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और जल संसाधन विभाग सभी भारत में बाढ़ की चेतावनी जारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको देख कर कन्फ्यूज़न ना हो, ये मैंने एनवायरमेंटल स्टडी का अलग से जो है सीक्वेंस पेपर का जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो डाला है 1 2 3। तो इसको देख कर आप कन्फ्यूज़न ना हो, इतने समझदार तो आप हो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 122। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? तो हमारी ग्राम पंचायत यानी कि गाँव में जो पंचायत होती है वो क्या काम करती है? ऑप्शन ए पानी के स्रोत का रख रखाव, ऑप्शन बी विद्यालय का निर्माण, ऑप्शन सी गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सूची बनाना, या ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि जो ग्राम पंचायत है हमारी वो ये सभी काम करती है। वो पानी के स्रोतों का रख रखाव भी करती है, वो विद्यालय का निर्माण भी करती है, और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सूची भी बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आपके सामने एक्सप्लेनेशन है कि जल संसाधनों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधन का निर्माण और रखरखाव ग्राम पंचायत के कार्य हैं। ग्राम पंचायत बीपीएल सूची को प्रमाणित भी करती है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा आपदा पर्यावरण ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? यानी कि निम्न में से कौन सी आपदा है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण उत्पन्न होती है? ए भूस्खलन, बी बाढ़ व सूखा, सी वनों
कि आग, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? तो सभी को पता होगा कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये हमारे राजस्थान में है, और राजस्थान के विभिन्न जिलों को ये सिंचाई करती है। या यूँ कहे कि राजस्थान के जो ज़्यादातर ज़िले हैं उनमें सिंचाई इस नहर के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में एक शुष्क क्षेत्र को सिंचाई का पानी प्रदान करती है। शुष्क क्षेत्र को यानी कि सूखे क्षेत्र को सिंचाई का पानी प्रदान करती है, जो गंगानगर जिले से शुरू होकर जैसलमेर के साथ साथ भारत पाकिस्तान सीमा तक जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन जनित बीमारी का एक उदाहरण। एक मिनट, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये जन जनित नहीं है, ये जल जनित है। जल जनित बीमारी का एक उदाहरण, यानी कि जल से होने वाली बीमारी, यानी कि जो कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के ज़रिए होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है? या हिंदी में कहें तो दूषित जल या दूषित भोजन को ग्रहण करने के बाद कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डायरिया। तो दूषित जल पीने से या दूषित भोजन करने से डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, बी, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या सी, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो लग रहा है ऑप्शन ए, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण की शिक्षा में यही तो सिखाया जाता है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूक करने से है? यानी कि इनमें से कौन सी प्रतियोगिता है जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करती है? ऑप्शन ए, ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन बी, वन महोत्सव, ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रदर्शनी, या ऑप्शन डी, पर्यावरणीय दिवस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ग्रीन ओलंपियाड। ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जो कि विभिन्न छात्रों के बीच में आयोजन की जाती है, और इसमें पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? ग्रीन ओलंपियाड। ये प्रतियोगिता जो कि छात्रों के बीच में करवाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए, ग्रीन ओलंपियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 10 जून, बी, 5 जून, सी, 20 जून, या डी, 2 जून। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। और आपको बता दो कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह प्रमुख संसाधनों में से एक है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन संस्था पर्यावरण के बारे में दुनिया भर में जागरूकता और राजनीतिक ध्यान को बढ़ाती है। विश्व पर्यावरण दिवस पृथ्वी के पर्यावरण को बेहतर बनाने के तरीकों को बढ़ावा देता है, जैसे कि वनों का संरक्षण। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो ये था कि जो ग्रीन ओलंपियाड है ये एक प्रतियोगिता है जो छात्रों के बीच पर्यावरण के ज्ञान का परीक्षण कराती है। इसमें जल, अपशिष्ट ऊर्जा, वायु, कृषि, शहरी परिदृश्य, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित प्रश्न परीक्षा में शामिल किए जाते हैं। तो ये सब टॉपिक रहता है, यानी कि इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रीन ओलंपियाड के प्रतियोगिता में। ठीक है, आप इससे पहले पर्यावरण शिक्षा वाला जो क्वेश्चन था उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। पर्यावरण शिक्षा वर्तमान में समय की आवश्यकता है। पर्यावरण शिक्षा क्या है? वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्योंकि बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण दोनों ही बहुत जरूरी है। चलिए
और ये उससे भी पहले वाले जो क्वेश्चन हमने देखा था टाइफाइड वाला, पानी से फैले वाले, ये देखिए जल जनित कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती है। कौन कौन सी? टाइफाइड, बुखार, हैजा, हेपेटाइटिस ए, सूक्ष्म जीव डायरिया जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारियों को फैला सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल में स्टडी कर सकते हैं आप। ज़्यादातर जो इसका शिकार होते हैं वो बुजुर्ग और छोटे बच्चे होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? तो बताइए भाई, विद्यालय जो है किस रणनीति के द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, खेलकूद द्वारा। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। ऑप्शन सी, परीक्षाओं द्वारा। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा। इससे जो विद्यालय है वो विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है बच्चों का संपूर्ण विकास, बी पुरुषों का संपूर्ण विकास, सी महिला सशक्तिकरण, या डी नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार सार्वभौमिक रूप से सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति या लिंग के हो। ठीक है, सभी पे लागू होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता? बिल्कुल सिंपल है, सामाजिक विज्ञान आप सभी ने पढ़ा है। सामाजिक विज्ञान में किसकी स्टडी नहीं गई? इतिहास, इतिहास भी पढ़ा है। भूगोल, बिल्कुल। राजनीति, व्यवसायिक अध्ययन। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, व्यवसायिक अध्ययन। क्यों? हमने सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास पढ़ा है, भूगोल भी पढ़ा है, राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ा है, लेकिन व्यवसाय अध्ययन जो है वो नहीं पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यवसायिक अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र, क्या? पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी इससे गुजरे हो कि ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं होता। हिंदी, इंग्लिश, है ना, हिंदी, इंग्लिश, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनका जो परीक्षण है, यानी कि इनका जो मूल्यांकन है वो तो अंकों के आधार पर किया जाता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनका मूल्यांकन या परीक्षण अंकों के आधार पर नहीं किया जाता। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट है? आपके सामने दे रखा है, स्वास्थ्य, योगा, संगीत या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये सभी, यानी कि स्वास्थ्य, योग और संगीत, इन सभी का जो परीक्षण है वो अंकों के द्वारा नहीं होता। तो फिर किसके द्वारा होता है? आपने देखा होगा अपनी मार्कशीट में, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो आप। इसमें होता है ग्रेडिंग सिस्टम, ए, बी, सी, या इस तरह से ग्रेडिंग दी जाती है इनमें। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप तुरंत अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें और उत्साह आए और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? गौर करिएगा इस पर, क्योंकि यही फंसाता है इंसान को। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? ठीक है, तो जल की बर्बादी, जल का संरक्षण, वनों का विनाश या भूमि का अपरदन। बताइए कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? तो जल की बर्बादी बिल्कुल है, पर्यावरण की समस्या है। वनों का विनाश बिल्कुल है, भूमि अपरदन बिल्कुल है, जल का संरक्षण ये कोई समस्या नहीं है भाई। जल संरक्षण मतलब पानी को बचाना, पानी को बर्बाद होने से बचाना, जल संरक्षण। तो ये किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 134 में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। गौर फरमाइएगा, क्योंकि यही वो शब्द है जो कि फ्री फोकट के 1 नंबर उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा, नहीं है। पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं देनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी प्राथमिक देने के साथ सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए। तो देखिए, लगभग सभी हमको ये सही लग रही है, लेकिन बी पे आप गौर फरमाइएगा तो इसमें आपको कुछ अलग ही नज़र आएगा। क्या? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं देनी चाहिए? अरे भाई, क्यों नहीं देनी चाहिए? दो ना, इसको देने से कोई हानि थोड़ी ना हो रही है। तो यही जो है, ये पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। कौन सा? बी वाला नहीं है। बाकी सब पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत है, केवल ये जो बी वाला है वही पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी फूल उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी फल उत्पादन। तो इसका राइट आंसर जाएगा मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली पालन से। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है भाई? मछली पालन यानी कि मत्स्य उत्पादन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण का घटक कौन नहीं है भाई? चलो देखते हैं। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी परिवार। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, मानवीय पर्यावरण यानी कि मानव से रिलेटेड है। तो धर्म मानव ने बनाया है, समुदाय ये भी मानव से बनता है, परिवार मानव का है, भूमि ये नेचर ने बनाया है ना। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी कर सकते हो कि मानव, तो धर्म समुदाय परिवार ये सब मानव से रिलेटेड है, लेकिन भूमि जो है वो, ये जो है पर्यावरण का घटक, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। वैसे तो पर्यावरण घटक तो है, लेकिन मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण के घटक धर्म समुदाय और परिवार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द्रवित मैग्मा से बने शेल चट्टान को कहते हैं। द्रवित मैग्मा से बने हुए शेल या फिर चट्टान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो होती है वो ज्वालामुखी मैग्मा के जमने से बनती है। आग्नेय चट्टान या मैग्मेटिक रॉक 3 मुख्य रॉक प्रकारों में से एक है जो तलछटी और मेटामॉर्फिक है। मैग्मा या लावा के ठंडे होने या से जब आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक है, जब लावा जो है ठंडा होता है तो ये चट्टान का निर्माण होता है ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था हमने, आप देख सकते हो, भूमि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। मानव पर्यावरण बाहरी कारकों के साथ साथ सामाजिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक स्वाभाविक रूप से प्रभावित करेगा, या धर्म समुदाय व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है और मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आते होंगे। जैसे कि नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से है ना। तो इसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। और इसमें देख सकते हो आप, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता आवश्यक है। यह आजीवन होना चाहिए, आजीवन होना चाहिए भाई, बीच में क्यों रोकते हो? जब तक जीवित है तब तक दो पर्यावरण की शिक्षा। पानी का संरक्षण जो है ये पर्यावरणीय समस्या नहीं है ना। यहाँ तक कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की किरण हानिकारक किरणों से बचाती है? तो भाई कौन सी ऐसी गैस है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या ऑक्सीजन। अब देखिए, यहाँ पर ओजोन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो राइट आंसर हमारा जाएगा क्या? ओजोन। ओजोन लेयर जो है वो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ओजोन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे कहते हैं? वृष्टि मीन्स बारिश, तरल रूप में आती है तो फिर क्या कहते हैं? उसको वर्षा कहेंगे। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, वर्षा।
क्योंकि तरल लिक्विड की फॉर्म में आ रही है ना, ज़मीन पे लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, वर्षा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, तो कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती है, ऑब्वियसली रेगिस्तान में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है उससे। गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में ना, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में, हाँ ये हो सकता है। ठंडी ध्रुवीय जलवायु में ना, इनमें से कोई नहीं, नहीं तो फिर ये बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, यानी कि सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, चाय को नहीं, कपास को नहीं, पटसन को, ये है आंसर, रबड़ नहीं, तो सी इज द राइट आंसर, पटसन। पटसन को कहा जाता है सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, उसका नाम बताइए। बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आप एक्सप्लेनेशन देखिए, शुक्र को कभी कभी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के होते हैं, एक ही द्रव्यमान के बारे में होते हैं, यानी कि लगभग इनका द्रव्यमान भी एक होता है, लगभग उसी वजन के होते हैं, यानी कि लगभग इनका वजन भी सेम ही है। एक समान संरचना, यानी कि इनकी जो संरचना है वो भी एक समान होती है। सामग्री से बने वे पड़ोसी ग्रह भी है और ये आपस में एक दूसरे का पड़ोसी भी है, तो इसलिए इनको जुड़वा भी कहा जाता है। ये हमारे पिछले क्वेश्चन से जिनका एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, है ना। कांटेदार झाड़ियाँ जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ जो है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में वनस्पति कांटेदार पेड़ झाड़ियाँ होती है, ठीक है, कांटेदार पेड़ या फिर झाड़ियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का पूछा है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखिए, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर या तिब्बत का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसको विश्व की छत भी कही जाती है ना। क्या कहा जाता है, छत। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बती पठार है, जिसे कभी कभी दुनिया की छत भी कही जाती है। इसके रूप में वर्णित किया जाता है, जो अभी भी भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना है। कैसे बना है भाई ये, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से, ठीक है। जब दोनों टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराई है तो फिर इस तिब्बती पठार का निर्माण हुआ है, जिसको कि दुनिया की छत भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव जनित आपदा का उदाहरण है, मानव जनित यानी कि मानव द्वारा निर्मित आपदा का उदाहरण है। तो ऐसे कौन सी आपदा है जो कि मानव के छेड़छाड़ से आती है। भूकंप नहीं, सुनामी नहीं, रासायनिक, ये भूस्खलन नहीं, तो सी इज़ द राइट आंसर। रासायनिक आपदा जो है ये मानव जनित आपदा है। बाकी सुनामी, भूकंप, भूस्खलन ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, यानी कि प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो रासायनिक आपदा जो होती है ये क्या है भाई, ये रासायनिक आपदा मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव इसका निर्माण करता है, ठीक है, अपना आप नहीं आती है, मानव इसको लेकर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर ऊर्जा एक है, सौर ऊर्जा एक है तो क्या है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, परमाणु ऊर्जा का स्रोत या ज्वरीय ऊर्जा का स्रोत। तो उसका राइट आंसर जाएगा नवीन या नवीकरणीय संसाधन। ये सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। आइए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए 25 का क्या है आंसर, ए। जीवाश्म ईंधन की तुलना में सौर ऊर्जा एक अक्षय मुक्त स्रोत है। अक्षय मुक्त यानी कि कभी नष्ट न होने वाली, जो टिकाऊ और पूरी तरह से अप्राप्य है, यानी कि टिकाऊ भी है और इससे किसी तरह का कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। यह ऊर्जा एक गैर प्रदूषणकारी स्रोत भी है। बिजली का उत्पादन करते समय यह किसी भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करती है, यानी कि इससे जब आप बिजली बनाते हो तो किसी तरह की जो हानिकारक गैस है
ये इसमें से नहीं निकलती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ए, यानी कि नवीकरण संसाधन। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो भाई बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर है, या गुजरात है, या राजस्थान है, या फिर झारखंड है? बताइए। इसका राइट आंसर जाएगा गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काली मिट्टी में फसल आवे डेरिवेटिव है। ये ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में दक्कन के पठार और मालवा के पठार में पाए जाते हैं। यहाँ मध्यम वर्षा और अंतर्निहित बेसाल्टिक चट्टानें दोनों हैं। यह मिट्टी कपास उगाने के लिए बेस्ट होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें कपास की खेती के लिए ये बेस्ट मानी जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। और कहाँ होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के इलाके में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। एक्सप्रेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म टेलीफोन, कंप्यूटर आदि के निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पत्तन यानी कि बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित है, अंतस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। सबसे गहरा है, पूर्वी तट पर स्थित है और पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है? तो ऐसा बंदरगाह है चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप या विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर जाएगा विशाखापट्टनम। डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। विशाखापट्टनम सबसे गहरा, लैंडलॉक और अच्छी तरह से सुरक्षित बंदरगाह है। यह बंदरगाह मूल रूप से लौह अयस्क निर्यात के लिए आउटलेट के रूप में माना जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? विशाखापट्टनम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस के प्रभाव में मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो देखिए, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? तो सबसे मेन गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कई सारी गैस है जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कई सारी गैसेस है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्रहों पर ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, यानी कि H2। ये जो भाप होती है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहा जाता है, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, और ओजोन यानी कि O3। ये सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए औद्योगिक कचरा, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिव कचरा, ऑप्शन सी कृषि से प्राप्त कचरा, या खानों से प्राप्त कचरा। तो बताइए भाई कौन सा ऐसा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, यानी कि उससे जल प्रदूषण नहीं होता है? कौन सा ऐसा कचरा है? उद्योग से तो बिल्कुल होता है, रेडियो एक्टिव इससे भी होता है, कृषि ये ज़रूर आंसर है इसका, कृषि से प्राप्त कचरा, और खानों, जो खाने होती है ना, जिस कोयले की खान वगैरह, उसके बारे में बात कर रहा है, माइल्स जिसको कहा जाता है। तो यहाँ से भी जो है पानी प्रदूषित होता है, इनसे भी होता है, इनसे भी होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। कृषि से प्राप्त कचरा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, कृषि अपशिष्ट जैविक कचरा है और यह पानी को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जैविक कचरा है, यह डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज अगर यह आसानी से हो रहा है, ठीक है, तो फिर यह पानी को प्रदूषित नहीं करेगा। तो इसीलिए आंसर जो है
ये जाएगा हमारा सी, मीन्स कृषि अपशिष्ट कचरा। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी के साथ हमारी वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको पर्यावरण का जो सेक्शन था वो कंप्लीट करवा दिया है। बाकी अदर जो सब्जेक्ट है जैसे कि संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण, ये सारे सेक्शंस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है आपका सिलेक्शन, जो कि करवा कर रहेंगे, आपके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करवा के रहेंगे। तो इसी के साथ यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।